प्रिय विद्यार्थियों, शुभाशीष। हम इंग्लैंड के संविधान के बारे में निरंतर अध्यापन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य कॉन्ट्रैक्ट राजनीति विज्ञान विषय में, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हमने पिछले व्याख्यान में इंग्लैंड की संसद के जो दो अंग हैं, जिसमें लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, तो लॉर्ड सभा की हमने शक्तियों के बारे में चर्चा की कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ किस तरह से संचालित की जाती हैं, लॉर्ड सभा कितनी शक्तिशाली है वित्तीय क्षेत्र में, अवित्तीय क्षेत्र में, कार्यपालिका के क्षेत्र में और न्यायिक पालिका के या न्यायिक व्यवस्था बनाने के क्षेत्र में। आज हम उसी लॉर्ड सभा की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में लॉर्ड सभा की स्थिति क्या है। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा की स्थिति है वो निरंतर ही कम होती जा रही है, क्योंकि उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि वे सारे कानूनी लॉर्ड और रानी या राजा द्वारा चुने गए या उनके द्वारा मनोनीत अनगिनत होते हैं और उनका आजीवन सदस्यता उनके लिए बनाई गई है। हालांकि ये सब व्यवस्था इतनी पढ़ने में देखने में मजबूत लगती है, लेकिन जब स्थिति की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापन कार्य में सहायक कि लॉर्ड सभा की स्थिति व्यवस्थापन कार्य यानी व्यवस्थापिका के कार्यों को संचालित करने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, जहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वहाँ लोक कल्याणकारी व्यवस्था होना स्वाभाविक है। संसदीय प्रजातंत्र में यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उस संसद को संचालित किया जाता है। उनके ही द्वारा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का बनना तय होता है और उन सबके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जनता की ही स्थिति को या शक्ति को एक ऐसी आधारभूत सत्ता मिलती है। हालांकि वह जनता व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को अंजाम नहीं देती है, लेकिन उसके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उस शासन व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित किया जाता है। और जहां संसदीय व्यवस्था है तो लोक कल्याणकारी व्यवस्था का होना स्वाभाविक है। इसको हम वेलफेयर स्टेट्स या वेलफेयर सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक वेलफेयर। लोक कल्याण के राज्य की जो धारणा है उसको अपनाने के कारण इंग्लैंड में निम्न सदन के कानूनी जो कार्य हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। लॉर्ड सभा इसे कम करने में मदद करती है। अनेक विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। उसके बाद जब ये विधेयक कॉमन सभा में जाते हैं तो इससे कॉमन सभा के समय की बचत होती है। यानी स्थिति के बारे में हम जब व्यवस्थापन के बारे में बात करते हैं कि व्यवस्था या विधायी जो कार्य हैं उनको बनाने के, उनको करने के लिए जो कानून बनाने वाली बात है, विधेयकों का कॉमन सभा में भेजने वाला मामला है, उसमें जो लॉर्ड सभा का स्तर है, लॉर्ड सभा की स्थिति है, वह पूरी तरह से मदद करने वाली या उनमें सहायता करने वाली निस्संदेह रूप से देखी जाती है। और इसी के आधार पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड की जो लॉर्ड सभा है उसका व्यवस्थापन से संबंधित जो सहयोग है वो बड़ा ही अभूतपूर्व एवं अविस्मरणीय माना जाता है। तो इस बिंदु के आधार पर मान सकते हैं कि जो लॉर्ड सभा है उसका व्यवहार व्यवस्थापन के संबंध में अत्यंत सहयोगी रहता है। दूसरा बिंदु है कॉमन सभा की निरंकुशता पर रोक। देखिए, एक सदन के द्वारा दूसरे सदन पर किस तरह से अपने कानूनी दावपेचों के माध्यम से अंकुश लगाना, उनको एक जद में लाना, उनको एक तरीके में इस तरह से ढालना कि वह जनता के विपरीत कहीं ऐसा आचरण न करें। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर इन सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान में लिया जाना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि कॉमन सभा की जो निरंकुशता है उस पर रोक लगाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉर्ड सभा की होती है। लॉर्ड सभा में वरिष्ठ होते हैं
आजीवन सदस्य होते हैं, वे अपने आप में राजा द्वारा चुने गए होते हैं, उनके द्वारा सदस्य बनाए जाते हैं। तो कॉमन सभा में भले ही जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी कभी उनकी निरंकुशता की सी भावना दिखाई देती है। तो लॉर्ड सभा ही एकमात्र ऐसा अंग है जिसके द्वारा उन पर प्रतिबंध या उनको हस्तक्षेप की दृष्टि में लेना स्वाभाविक तरीके से देखा जाता है, वो भी किसके प्रजातंत्र की रक्षा के संदर्भ में। यह आवश्यक है कि निम्न सदन के मनमाने कानून बनाने पर रोक लग सके। लॉर्ड सभा के न होने पर कौन सभा मनमाने कानून बना सकती है? लॉर्ड सभा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाती है। ये जो प्रवृत्ति कभी कभी ऐसा दिखाई देता है, तो लॉर्ड सभा में जो वरिष्ठ हैं, उसके सदस्य हैं, उनके माध्यम से उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाता है, उसकी मनमानी पर। क्योंकि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जो सत्ता मिली है, शासन करने की जो शक्ति है, वो कभी कभी निरंकुशता की ओर चली जाने की अवस्थिति में लॉर्ड सभा ही एकमात्र ऐसा अंग है कि इसके द्वारा उस पर रोक लगाई जाती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। फिर है कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार। लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयकों पर पुनः विचार करती है। चूँकि कॉमन सभा के पास कार्यभार अधिक होता है, इसलिए वाद विवाद ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जबकि लॉर्ड सभा में स्वतंत्र वाद विवाद होते हैं और विधेयकों की त्रुटियों को दूर किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लॉर्ड सभा में किसी प्रकार का शोर शराबा हो हल्ला नहीं होता है। उसी की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर आसानी से उन कानूनों पर काफ़ी समय दे करके और उस पटल पर जब जाता है तो उस पर चर्चा की जाती है, उस पर बहस होती है, और बहस में जो बिंदु तथ्यात्मक निकल के आते हैं वो सबसे ज़्यादा काम के होते हैं, और उनको सुझाव की दृष्टि से कॉमन सभा की ओर संप्रेषित किया जाता है, और उनमें वह सुधार करने का एक विशेष अवसर प्रदान करती है। तो लॉर्ड सभा की ये बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है स्थिति की दृष्टिकोण में। शासन पर नियंत्रण अगला जो बिंदु है। लॉर्ड सभा के सदस्य अनेक विभागों के संबंधों में प्रश्न पूछ सकते हैं, वाद विवाद करते हैं, प्रस्ताव को पारित करते हैं। फलस्वरूप शासन की कमियां हैं जनता के समक्ष आ जाती हैं और वह जनता की नज़रों में गिरती हैं, इसलिए सरकार सतर्क रहती है। लॉर्ड सभा के द्वारा जो लॉर्ड सभा में सदस्य होते हैं उन पर अनेक विभागों में उनके संबंध रहते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन पर वाद विवाद किए जा सकते हैं। तो इन प्रस्तावों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जनता के समक्ष जो कमियां नज़र आती हैं उन पर भी लॉर्ड सभा के द्वारा नज़र रखी जाती है। इसलिए सरकार इस दृष्टिकोण से सतर्क रहने के लिए बाध्य हो जाती है। फिर है अनुभवी तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों से लाभ। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लॉर्ड सभा में सदस्य जाते हैं बनते हैं वो अपने आप में काफ़ी अनुभवी एवं वरिष्ठ बुजुर्ग होते हैं, और वे अपने आप में काफ़ी इतना तजुर्बा रखते हैं कि कोई भी कानूनी दाव पेच, कोई ऐसी पेचीदगी जिनके समक्ष आती है तो उस पर वह आसानी से निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी प्रतिभाएं, उनके जो अनुभव हैं उसके आधार पर लॉर्ड सभा में अनेक विद्वान, प्रतिभा संपन्न, अनुभवी नेता होते हैं। कुशल प्रशासक भी उसमें आते हैं जिनके विचारों का लाभ पूरी तरह से सरकार को प्राप्त होता है। अर्थात कॉमन सभा के माध्यम से मंत्रिमंडल को, मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के माध्यम से ऐसा कानून का जो स्वरूप जनता के समक्ष जा रहा है वो अपने आप में जनता के मस्तिष्क और मन पर इस तरह का व्यवहार विनिर्दिष्ट करे कि वह उसको अनुकूल अवस्था में ग्रहण करे। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा का सबसे बड़ा एक कार्य है या शक्ति है या उसकी सबसे अच्छी एक स्थिति जिसको हम मान सकते हैं अपने आप में, जो अन्य स्थितियों से बढ़कर के विशेष है। ध्यान रखें, लॉर्ड सभा अपील करने का अंतिम न्यायालय है। हमने पहले ही बताया था कि कोई भी इस तरह का कानून बनाने का, उस पर विचार करने का कोई ऐसा प्रस्ताव होता तो लॉर्ड चांसलर और जो 9 कानूनी लॉर्ड हैं मिलकर के उस पर विचार करते हैं
और वो कानून का स्वरूप निर्धारित करते हैं। ऐसे ही अंतिम जो अपील का स्थान है वो अपने आप में लोकसभा ही होती है कि न्यायालय के स्तर को लोकसभा के द्वारा संपादित किया जाता है। लोकसभा ब्रिटेन में अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करता है। हम देखते हैं कि 1911 के अधिनियम के पश्चात लोकसभा छाया मात्र बनकर रह गई है अथवा शक्तिहीन दर्जे का सदन रह गया है, लेकिन इसकी उपयोगिता ब्रिटिश राजनीति में आज भी बनी हुई है। हम देखते हैं कि अंतिम कानूनी न्यायालय होने के नाते, जैसे कि हमारे यहाँ अंतिम जो क्षमादान का अधिकार है, सज़ा को माफ़ करने का, सज़ा को कम करने का, रेस्पाइट करे, रिप्राइव करे, कम्यूट करे, यानी इसको कम करे, बदले, समाप्त करे, तो राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान का जो अधिकार है या क्षमादान करने की जो शक्ति है, ये एक विशेष रूप से दी गई है। और इसी प्रकार से इंग्लैंड में भी अंतिम जो अपील करने का न्यायालय है वो लोकसभा ही माना गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लोकसभा की जो स्थिति है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित जैसे कई बार प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल तथा सदन के संबंधों की विवेचना कीजिए, इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो उसके लिए हमें इस संसद तथा मंत्रिमंडल के संबंध वाला जो सामग्री है उसको हमें इसमें समेकित करना है। तो इस तरह से ये बिंदु यहीं पे समाप्ति की ओर है। अब हम अगले बिंदु में ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उससे संबंधित लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।